हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गैसीय परिवहन। हमारा अगला टॉपिक है गैसीय परिवहन। अब ये जो गैसीय परिवहन है इसके बारे में आप जान लें। गैसीय परिवहन जो होता है इसमें एक है O2 का परिवहन और एक है CO2 का परिवहन। गैसीय परिवहन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे O2 युक्त वायु को बाहरी वातावरण से फेफड़े में लेना और फेफड़े में भरी वायु को बाहरी वातावरण में मुक्त करना। तो यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है O2 का परिवहन। O2 का जो परिवहन है वो दो प्रकार से होता है। एक भौतिक विलयन के रूप में अर्थात रक्त प्लाज्मा के द्वारा। रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 2 से 3% CO2 जो है वो घुल करके और बड़ी सरलता से कहां पर चली जाती है? तो हम कहेंगे हमारे फेफड़ों में चली जाती है। रक्त का जो प्लाज्मा होता है, ध्यान रखिएगा, रक्त का प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है और उस रक्त प्लाज्मा के द्वारा लगभग 2 से 30% जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन उसी रूप में हो जाता है और वो बड़ी सरलता से फेफड़े में चली जाती है। इसके बाद हम बात करें ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन की कुल 97% मात्रा का परिवहन होता है। मतलब यदि O2 का परिवहन होता है सही मायने में तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन एक बैगनी रंग का वर्णक होता है। यह अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है और ऑक्सीजन को जोड़ करके क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जो कि किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन बैगनी रंग का वर्णक होता है, ध्यान रखें, जो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है जो कि लाल रंग का वर्णक होता है। ठीक। और इस प्रकार ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मतलब 97% मात्रा कनेक्ट करके लगातार ऑक्सीजन को फेफड़ों में पहुंचाता रहता है। ध्यान रखिएगा इस बात। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ खास बातें हीमोग्लोबिन के विषय में कि एक हीमोग्लोबिन जो अणु है उसमें 4 पैरासाइन होते हैं, Fe डबल प्लस आयन, और ये 4 पैरासाइन जो है इनमें से प्रत्येक एक ऑक्सीजन को मतलब चार ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके और क्या करते हैं? उसका परिवहन करते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है। 4 ऑक्सीजन अणु मतलब 4 दूनी 8 ऑक्सीजन परमाणु। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि अणु वाला आ चुका है तो वो परमाणु वाला प्रश्न जरूर पूछ सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन अणु जो है वो 4 ऑक्सीजन अणु या 8 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है। किसके माध्यम से? फेरासाइन के माध्यम से, Fe डबल प्लस के माध्यम से। एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe डबल प्लस होते हैं और प्रत्येक Fe डबल प्लस जो है एक ऑक्सीजन अणु को जोड़ता है। तो 4 Fe प्लस जो है वो 4 ऑक्सीजन अणु को जोड़ेंगे और इस प्रकार हम ये कहेंगे टोटल 4 ऑक्सीजन अणु या 8 ऑक्सीजन परमाणुओं का जो परिवहन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में एक हीमोग्लोबिन जो है, ठीक, उसके द्वारा 1.34 ml O2 का परिवहन होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml O2 का परिवहन करता है। इसके अलावा 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन होता है? लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखिएगा 100 ml रक्त में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा प्रति 100 ml रक्त में प्रति 100 ml रक्त द्वारा कितनी O2 का परिवहन होता है? तो पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना है 20 ml। करेक्ट आयतन है 19.8 ml। 19.8 मतलब 20 ml O2 का परिवहन होता है। तो प्रति 100 ml रक्त के द्वारा 19.8 ml जो O2 है उसका परिवहन होता है, मतलब 20 ml O2 का परिवहन होता है। सारे पॉइंट वेरी आईएमपी हैं। ऑक्सीजन का मुख्य परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में 97%। हीमोग्लोबिन में कितने Fe डबल प्लस आयन होते हैं? 4। हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन का परमाणु मतलब परिवहन हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है? 4। कितने ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है? 8। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो 1.34 ml। 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन होता है? लगभग 15 ग्राम। और प्रति 100 ml रक्त से ध्यान रखना है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 3.4 ml और प्रति 100 ml रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो 20 ml या 19.8 ml O2 का परिवहन होता है। फिर इसके बाद ये आ गया हीमोग्लोबिन। अब चलते हैं हीमोग्लोबिन की ओर। हीमोग्लोबिन जो है ये 2 हिस्सों में बटा होता है। इसमें एक होता है हीम मतलब लोहा, और दूसरा होता है ग्लोबिन अर्थात ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में 2 चीजें होती हैं, एक हीम जो कि होता है लोहा और एक होता है ग्लोबिन मतलब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसी कारण हीमोग्लोबिन को लौह प्रोटीन कहा जाता है, श्वसन वर्णक या लौह प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मतलब एमिनो अम्ल की श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाती है। तो ग्लोबिन जो है ध्यान रखिएगा इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। ये जो अल्फा श्रृंखलाएं हैं इनमें प्रत्येक में 141 एमिनो एसिड होते हैं। 141 AA मतलब एमिनो एसिड होते हैं। और ये जो बीटा श्रृंखलाएं हैं इनमें से प्रत्येक में 146 एमिनो एसिड होते हैं।
अब यदि 146 का दोगुना करके और 141 का दोगुना करके जोड़ा जाए तो इनका टोटल आएगा 576 एमिनो एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में कुल कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो 576। ठीक है ना। अल्फा श्रृंखला में 141, ठीक, दो अल्फा श्रृंखलाएं लेंगे तो 141 का डबल कर लो आप, कितना जाएगा 282। इसी तरह 146 का डबल कर लो और दोनों को जोड़ दो तो 576 एमिनो एसिड आ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 4, 2 अल्फा 2 बीटा। ध्यान रखना है अल्फा श्रृंखला की प्रत्येक श्रृंखला में 141 एमिनो एसिड और बीटा श्रृंखला में 146 एमिनो एसिड होते हैं और ध्यान रखना है दोनों मिलाकर 576 एमिनो एसिड हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। फिर चलते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का जो परिवहन है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से CO2 का परिवहन होता है। एक प्लाज्मा के साथ घुली अवस्था में, ठीक, तो CO2 का जो परिवहन है वो 3 प्रकार से होता है। एक प्लाज्मा में घुली अवस्था में क्या होता है कि जो रक्त का प्लाज्मा होता है इसमें पाया जाने वाला जो जल होता है वह CO2 को अपने में घुल लेता है, ठीक, और बनाता है कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल फेफड़ों की कोशिकाओं में जाकर के वापस टूट जाता है और जल और CO2 बना देता है और ये जो CO2 है ये फेफड़े से बाहर जाती है और जल जो है प्लाज्मा के साथ वापस आ जाता है। ठीक, ये क्रिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के माध्यम से होती है। तो प्लाज्मा में घुली अवस्था में मात्र 60% जो मतलब CO2 है उसका परिवहन होता है। ध्यान रखना सारे पॉइंट को CO2 है ना। रक्त प्लाज्मा से 60% CO2 का परिवहन होता है। रक्त प्लाज्मा का जो जल होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को अपने में घोल के कार्बोनिक अम्ल बनाता है जो कोशिकाओं में जाकर के CO2 को छोड़ देता है और जल प्लाज्मा के साथ वापस आ जाता है कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के रूप में। इस रूप में CO2 की 23% मात्रा का क्या होता है, परिवहन होता है। रक्त में उपस्थित कुछ प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन या जो भी और दूसरे प्रोटीन है वो प्रोटीन CO2 को अपने साथ जोड़ करके और कार्बोमिनो यौगिक बना लेते हैं। रक्त में उपस्थित कुछ प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह जो है वो CO2 को अपने साथ जोड़ करके कार्बोमिनो यौगिक बनाते हैं जो कोशिका में जाकर के CO2 को छोड़ देते हैं और प्रोटीन वापस कहां जाता है, रक्त में आ जाता है। और इस तरह से कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% ऑक्सीजन का जो परिवहन है, CO2 का जो परिवहन है वो होता है। फिर सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में अब हम चलते हैं। सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में हम किस प्रकार किसका परिवहन कर पाएंगे, CO2 का परिवहन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि CO2 का जो मुख्य परिवहन है वो किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, आ चुका पेपर में। और CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन कुल कितना होता है, 70%। ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में और CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में मुख्य रूप से होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि RBCS में क्या पाए जाते हैं, K+ आयन, और प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, Na+ आयन, जो CO2 को अपने साथ जोड़ करके जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट, और कोशिकाओं में जाकर के उसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है। ये नोट करने वाला पॉइंट था कि RBCS में कौन सा आयन ज्यादा पाया जाता है, K+, प्लाज्मा में कौन सा आयन ज्यादा पाया जाता है, Na+। इस बात का ध्यान रखना है। और ये K+ और Na+ जो है, यहाँ पर ये जो कार्बोनिक अम्ल दिख रहा है ना, वो वाला नहीं, अलग से, ठीक है ना। CO2 और जल के साथ जुड़ करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं और उस बाइकार्बोनेट को फिर कोशिकाओं में जाकर के मतलब CO2 के रूप में छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रक्रिया। ये क्या है, ध्यान रखना है कि RBCS और प्लाज्मा के मध्य बाइकार्बोनेट मतलब HCO3- और क्लोराइड मतलब Cl-। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3- और क्लोराइड मतलब Cl- आयनों के विनिमय की क्रिया अर्थात आदान प्रदान की जो क्रिया है वही कहलाती है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रक्रिया। तो ध्यान रखना है कि RBCS व प्लाज्मा के मध्य जो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन के विनिमय की जो क्रिया है वही क्रिया क्लोराइड शिफ्ट या क्या कहलाती है, हैमबर्गर प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि RBCS जो होती है लाल रक्त कणिकाएं, उनमें बाइकार्बोनेट जो है, उनमें से कुछ बाइकार्बोनेट जो है विस्तृत होकर के प्लाज्मा में जाने लगते हैं। अब जब ऋण यहाँ जाएगा तो सीधी सी बात है, धन बढ़ने लगेगा, तो एस और यहाँ पर ऋण बढ़ने लगेगा। तो बाइकार्बोनेट आयन जब यहाँ जाने लगते हैं तो यहाँ ऋण घटने लगते हैं और यहाँ ऋण बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्लाज्मा अपने में Cl- को इधर भेजने लगता है, तो बाइकार्बोनेट आयनों के बदले में क्लोराइड आयनों को इधर आना पड़ता है। और इस प्रकार क्लोराइड के विनिमय होने की क्रिया, शिफ्ट होने की यही क्रिया क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। इसे सबसे पहले हैमबर्गर ने देखा था, इसी कारण इसे हैमबर्गर प्रक्रिया कहते हैं। हमारे पेपर में 2-3 बार आ चुका है कि हैमबर्गर प्रक्रिया जो है उसमें किस आयन का विनिमय होता है, तो हम कहेंगे Cl- आयन का। फिर हम चलते हैं बोहर प्रभाव की ओर। बोहर प्रभाव क्या है,
O2 के परिवहन पर बोहर प्रभाव किसके परिवहन को प्रदर्शित करता है? O2 के परिवहन को, ये बात ध्यान रखना। O2 के परिवहन को प्रदर्शित करता है बोहर प्रभाव। ठीक, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जिन कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता ज्यादा होती है पहले उन्हीं में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि एक कोशिका में CO2 की सांद्रता है 90% और एक दूसरी कोशिका है उसमें CO2 की सांद्रता है 20%। अब ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो किसमें पहुंचाया जाएगा? तो याद रखिएगा, जिसमें CO2 की सांद्रता ज्यादा है पहले उसी में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। तो O2 के परिवहन पर CO2 की सांद्रता का ये प्रभाव सबसे पहले बोहर ने देखा था, इसी कारण से कहते हैं क्या? बोहर प्रभाव। ठीक, अब बात करते हैं हेल्डेन प्रभाव की। हेल्डेन प्रभाव क्या है? तो ध्यान रखिएगा, CO2 के संवहन का जो प्रभाव है, CO2 के संवहन का जो प्रभाव है, ठीक है, जिस प्रकार O2 के परिवहन का प्रभाव बोहर प्रभाव कहलाता है, इसी प्रकार CO2 के संवहन का जो प्रभाव है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, वो हेल्डेन प्रभाव कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आ सकता है हेल्डेन प्रभाव। बोहर प्रभाव O2 के संवहन को दिखाता है और हेल्डेन प्रभाव जो है वो CO2 के संवहन या उसके विनिमय को प्रदर्शित करता है। ठीक, सबसे पहले हेल्डेन नहीं बताया था क्या कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रकृति अम्लीय होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उसकी अम्लीय प्रकृति के कारण वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को मुक्त करके बड़ी सरलता से फेफड़ों में और काय में परिवर्तित हो जाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और CO2 को वहां से लेकर के आने लगता है। ठीक, तो आपको इतना डिटेल याद रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना कि बोहर प्रभाव किसके संवहन को, O2 के संवहन को दिखाता है, हेल्डेन प्रभाव किसके संवहन को दिखाता है, CO2 संवहन को, और क्लोराइड शिफ्ट के हैम्बर्गर प्रक्रिया किसके संवहन को दिखाती है? Cl- के संवहन को। ठीक है, तो ये हमारा जो श्वसन तंत्र का चैप्टर है ये 90% से ऊपर खत्म हो चुका। अब सिर्फ आपको पुस्तक से पढ़ने हैं क्या कि जो रोग हैं कौन कौन से, श्वसन तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, उनका भी मैं एक डेमो बना करके आपको क्या कर दे रहा हूँ, मतलब मैसेज कर दे रहा हूँ। बाकी आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है, बहुत सरल शब्दों में, वहां से भी आ सकता है। बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, कल से हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।